बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड कवर किए थे। आज का जो टॉपिक है वो टोरॉइड्स। पहले डालिए टोरॉइड्स। तो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड में हम क्या करते हैं कि हाई इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में अचीव करने के लिए हम लोग सोलेनॉइड को टोरॉइड में टर्न कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले बहुत अच्छे समझ लीजिए, टोरॉइड जो है एक हाई इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में अचीव करने के लिए हम लोग टोरॉइड का इस्तेमाल करेंगे। अब टोरॉइड कैसे बनाते हैं? तो जो पाइप सोलेनॉइड का होता था उसे हम लोग ऐसे सर्कुलर शेप में, ऐसे, ये वो पाइप है, ये वो पाइप है जिस पाइप पर हम लोग वायर लपेटते थे, ऐसे ध्यान से देखिएगा। ये वो पाइप है जिस पाइप पे हम लोग वायर लपेटने जा रहे हैं, ऐसे। और ये वायर देखो बेटा, ऐसे 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 हमने इसके ऊपर बाउंड किया है, ऐसे हमने एक वायर को इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ऐसे, ठीक है। और इसमें करंट जो है, मान लो आई करंट हमने इस वायर में फ्लो कराया, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ठीक, ऐसे करंट जाएगा। अब इस करंट की वजह से इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे होगा। इस पाइप के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर शेप में, ऐसे ऐसे, इस सर्कल के अलोंग इस पाइप के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में अचीव करने के लिए हम लोग टोरॉइड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। मान लो इस पाइप का जो सर्कल बना है इसकी रेडियस r है, रेडियस कितनी r, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोगों ने यहाँ क्या लिया है? कैपिटल N लिया, राइट। तो चलिए इसमें लिखें टू गेट यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर शेप मैग्नेटिक फील्ड, टू गेट यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर शेप मैग्नेटिक फील्ड, solenoid is turned in circular shape, then it is known as toroids. ओके, अब समझना बेटा, अगर हम बात करें इसकी रेडियस है r, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, और इसमें ऐसे सर्कल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझाएं आपको कि ये वो पाइप था, ऐसे, ठीक, समझना। तो इस पाइप के सरकमफ्रेंस के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा टेंजेंट के अलोंग, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखना इस पाइप पर ये वायर देखो ऐसे लपेटा गया था, हमें यहां पर थोड़ा सा पाइप को ऐसे दिखा दें, ऐसे समझिए, ठीक है, समझना बेटा अच्छे से। थोड़ा सा ये बड़ा सर्कल बन गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से फोटो बनाता हूं, ऐसे समझिए। ये मान लो वो पाइप था, तो इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे, ऐसे वायर लिपटा था, ऐसे वायर लिपटा था, ऐसे पूरे में। अब पूरे में हम नहीं दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, ऐसे सर्कल के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था।
ये जो एरो बना रहे हैं किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। इस पाइप के अंदर सर्कल के अलावा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इस पाइप के अंदर सर्कुलर शेप का मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करेंगे क्या, हमने यहाँ पर एक एम्पियर लूप, ध्यान से देखना, ऐसे एक एम्पियर लूप हमने सिलेक्ट किया, सर्कुलर शेप का एक एम्पियर लूप हमने ऐसे लिया, डॉट 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 ऐसे जा रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमने एक एम्पियर लूप का सिलेक्शन किया। ध्यान से देखिएगा, हमने एक सर्कुलर शेप का एम्पियर लूप का सिलेक्शन किया। हमने यहीं पे इसी के अंदर एक सर्कुलर शेप का एम्पियर लूप ऐसे डाल दिया। इस एम्पियर लूप में देखो यहाँ ये करंट निकल रही होगी, यहाँ ये करंट निकल रही होगी, यहाँ ये करंट निकल रही होगी, यहाँ ये करंट निकल रही होगी। देखिए कैसे करंट निकल रही होगी, जब ये पाइप पे वायर ऐसे लिपटा है तो यहाँ से ये करंट ऐसे घूम के ये तार ऐसे आ रहा है बाहर, यहाँ ये करंट बाहर आ रही है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हर एक टर्न में करंट हमको ऐसे बाहर निकलती दिखाई दे रही है ऐसे। तो बताओ ज़रा इस एम्पियर लूप का जो डीएल है, वो डीएल देखो कैसे, ये डीएल है, ये डीएल है। तो आप क्या देख रहे हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपस में पैरेलल है, ये डीएल है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपस में कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपस में पैरेलल है, ये डीएल है। तो V पैरेलल टू डीएल हर जगह है। तो ध्यान दो, हम इस एम्पियर लूप के लिए लिखें लीनियर इंटीग्रल V डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब देखना बेटा, आई इनक्लोज म्यू नॉट इंटू, अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये पूरे टर्न 1 2 3 ऐसे टोटल टर्न अगर n टर्न्स है, कैपिटल N, तो हर एक टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट हो जाएगी NI। हर एक टर्न में अगर I करंट है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर N है तो टोटल करंट हो जाएगी NI। अब देखना ध्यान से, इसे अगर हम ओपन कर रहे हैं तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड डीएल पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड डीएल पैरेलल, तो ये बनेगा देखो क्लोज लूप के लिए V डीएल कॉस 0 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट NI, जहाँ पर N अब की बार हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। हर एक टर्न में I करंट है और टोटल टर्न अगर N है तो टोटल करंट इनक्लोज NI हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इस डीएल के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पता वो हर जगह बराबर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हर डीएल एकदम सिमेट्री में है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बाहर करा, इंटीग्रेशन ओनली डीएल का, और ये हो गया म्यू नॉट NI। अब बताओ डीएल डीएल, ये डीएल ये डीएल ये डीएल डीएल इंटीग्रेट होकर के एम्पियर लूप की बाउंड्री, एम्पियर लूप की बाउंड्री, इसकी रेडियस R है तो ये एम्पियर लूप की बाउंड्री हो गई 2 पाई R बराबर म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई NI बाई R, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर जो N है वो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन बात करें तो लिखेंगे अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप का मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा? सर्कुलर शेप मैग्नेटिक फील्ड है। इसे आप बेटा नोट करिए, इसे हम लोग बोलने लगते हैं टोरॉइड। इसे बोलते हैं हम लोग टोरॉइड। हो गया। अब देखिए जरा, अब हम लोग सोलेनॉइड पर एक सवाल करते हैं, एक एक 2 सवाल तो कर ही लेते हैं हमसे।
आप क्वेश्चन लिखिए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड, सवाल लिखिए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड। बताओ बेटा, मैंने लॉन्ग बोला, लॉन्ग का मतलब दिमाग में क्या आया आपके, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फैब्रिकेटेड टू क्लोजली बाइंडिंग वायर of radius 0.5 mm over a cylindrical frame so that successive turns nearly touch each other. कॉमन लगा लिखिए आगे, द मैग्नेटिक फील्ड at the center of solenoid, if it carries a current of 5 ampere, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे अगर ये 5 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, राइट। तो याद करो, कल की क्लास में हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड। मतलब बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई पढ़ा था, जहाँ पे एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा याद करो, मैंने कल ये भी कहा था कि फॉर टाइटली बाउंडेड, बताओ टाइटली बाउंडेड अगर कहीं लिखा, जैसा कि इस सवाल में कहा गया है, इस सवाल में क्या कहा गया कि दो लगातार टर्न के बीच में कोई गैप नहीं है। हमने सिलेंडर पर जो वायर लपेटा है, कह रहे हैं दो लगातार टर्न के बीच में कोई गैप नहीं, ये टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, ऐसे। और हर दो टर्न के बीच में अगर कोई गैप नहीं है तो बताओ इस वायर का ये डायमीटर डी, तो बताओ इसके लिए डी मीटर में एक टर्न, 1 मीटर में 1/d टर्न, तो स्मॉल एन की वैल्यू 1/डायमीटर। ये कल बताया था, ये डी जो है वो डाया ऑफ वायर का डायमीटर। चलो यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन की वैल्यू 1/डायमीटर आई, ठीक है। अब बताओ भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई बराबर 10⁻⁻⁷। तो यहाँ देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई 10⁻⁷ अपॉन डायमीटर हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और ये करंट हो गई आई। चलो वैल्यू रखते हैं, तो 4 पाई 10⁻⁷, करंट बताओ सवाल में 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर करंट 2 इंटू आर इज द रेडियस, और वो रेडियस है 0.5 mm, तो 0.5 mm का मतलब 10⁻⁻3, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। 0.5 mm रेडियस कहा था बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2.5 बन हो गया, तो ये बताओ ऊपर जाएगा तो -4, तो ये बताओ आया 20 पाई इंटू 10⁻⁻4, या ऐसे बोलना है 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक क्लियर, बहुत आसान।
लेकिन ये ध्यान देना n बराबर 1/d कब होता है? फॉर टाइटली बाउंडेड। टाइटली बाउंडेड का मतलब है दो लगातार टर्न के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तब लगा सकते हैं हम इसको, राइट। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लॉन्ग सोलेनॉइड carrying a current, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field V along its axis आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, if the current is doubled and number of turns per centimeter is halved, then new value of magnetic field is बहुत आसान है, बताओ। एक सोलेनॉइड के अंदर, ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग पाइप है, और इसके ऊपर आपने ऐसे वायर लपेटा हुआ है और इस वायर में करंट आई है, इस वायर में करंट आई है, ठीक है, ऐसे। तो बताइए जरा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट NI, ये होता था। अब कह रहे हैं कि नया मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने करंट को डबल कर दिया है तो देख रहा नया मैग्नेटिक फील्ड B डैश म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर आधे कर दिए गए तो N/2, करंट हो गई 2I, तो 2 से 2 देखो कट गया बेटा, तो B डैश फिर से आ गया म्यू नॉट NI, यानी पुराना वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो नया मैग्नेटिक फील्ड पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ये हमारा आंसर, नोट करिए, ये हमारा आंसर होगा, नोट करिए। ठीक है, यहां पे आकर के बेटा पूरा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो हेड डालें मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, हेड डालें मैग्नेटिक फोर्स। अब बेटा हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो आर्टिकल है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। बहुत अच्छे समझ लें, बहुत बढ़िया समझ लें। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया। अब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग वायर सेगमेंट को रखेंगे और उस पर लगने वाला मैग्नेटिक
फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। हम आपसे कहें ऐसे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, ऐसे समझो, ये मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैं क्रॉस बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और मान लो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के कैप। ये मान लो हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये जो बोर्ड है मान लो एक्स वाई प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के नेगेटिव जेड में है अंदर की तरफ। अब तुम कहो सर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया है, तो मैं कह रहा हूँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के हमने कई सोर्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हमने कई सोर्स पढ़े हैं। जैसे अभी सोलेनॉइड पढ़ा, तो अगर हम एक पाइप लें, सोलेनॉइड लें और ऐसे इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे फंसा दें, ये मान लो सोलेनॉइड है, इस पर तार लिपटा हुआ है, ऐसे हमने अंदर कर दिया, इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रही होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी सोर्स से क्रिएट किया, और वो सोर्स हम लोग सीख गए कि सोलेनॉइड हो सकता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, या करंट कैरिंग इनफाइनाइट सीट भी तो हो सकती है, राइट। अब देखो बेटा, हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक स्मॉल वायर, ऐसे वायर, इसकी लेंथ है डीएल वेक्टर, और इसमें करंट है आई। कितना करंट है? आई। अच्छे समझ लीजिए, एक करंट कैरिंग डीएल लेंथ का वेक्टर है, डीएल लेंथ का वायर सेगमेंट है। इस डीएल वेक्टर पे हमें निकालना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। तो बहुत अच्छे समझो, जो डी एफ एम होगा, डी एफ एम डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ध्यान दो, इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा? इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आई डी एल बी साइन थीटा, और थीटा विल बी एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा थीटा, राइट। तो वह बढ़िया समझ लीजिए। बताओ जरा, ये मैग्नेटिक फोर्स किसी वायर सेगमेंट पर जीरो कब होगा? डीएफएम जीरो कब हो सकता है? जब ये थीटा या तो साइन जीरो हो या साइन 180 हो, यानी जब डीएल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो थीटा जीरो, या फिर डीएफएम जीरो होगा जब बताओ डीएल वेक्टर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी थीटा हो जाए 180, राइट। अगर बताओ डीएल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो बताओ डीएफएम आई डीएल क्रॉस बी से, और थीटा हम लोग डीएल और बी के बीच का एंगल रख देंगे। और बताओ डीएफएम की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू, बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। या ऐसे कहें, समझ लो अच्छे से, कि मैग्नेटिक फोर्स उसी लेंथ पे लगेगा जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई वायर है, उसमें बताइए लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के जो लेंथ पैरेलल होगी, बताओ जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स उसी लेंथ पे लगेगा जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड के लॉन्ग, और जो डीएल है वो डीएल देखो एक्स वाई प्लेन में ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, तो बताओ डीएल है एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड के लॉन्ग, कितना एंगल? 90 डिग्री। तो यहाँ बताओ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे? 90 डिग्री। तो अगर हम दिखा दें इस डीएल पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो,
तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होगी। तो ये वास्तव में क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वास्तव में क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। तो आप चाहें तो राइट हैंड ही इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी, पहले अच्छे समझ लीजिए। आप चाहें तो राइट हैंड ही इस्तेमाल कर, जैसे राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते थे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम राइट हैंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करिए। कौन सा? लेफ्ट हैंड। अच्छे समझ लो, ये होता है फोर्स, अंगूठा किसके लिए? फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर हमारा करंट एफ, ये थंब है हमारा फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर करंट, एफ बी आई, ऐसे दिमाग रखो, एफ वी आई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इनवर्ट, मिडिल फिंगर करंट के अलोंग, तो जो अंगूठा होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात सही भी है, मैग्नेटिक फोर्स उसी लेंथ पे लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो ध्यान दें, अगर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर हम तुमसे कहें कि बताइए एफ बी आई, तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर है, लेफ्ट हैंड यूज करना, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड थंब रूल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रिजर्व कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड रिजर्व कर लो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, एफ बी आई। तो ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, मिडिल फिंगर करंट, और तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अंगूठा आ रहा है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इधर, तो ये आएगा देखो मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ये होगा डीएफएम, और ये डीएफएम परपेंडिकुलर टू डीएल होगा, और ये डीएफएम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। डीएफएम परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा, डीएफएम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है, और फोर्स ऐसे आ रहा है प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये डीएल देखो प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर है हमारा डीएफएम। क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकाला करेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल से। आई थिंक क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है? 90। तो ये जो डीएफएम होगा इसकी वैल्यू का तो हम लिखते हैं डीएफएम बराबर आई डीएल बी नॉट साइन 90। साइन 90 क्यों? क्लियर है ना, क्योंकि डीएल है बोर्ड के प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड है जेड के अलोंग। तो ये बनेगा हमारा आई डीएल वी नॉट, राइट, साइन 91 हो गया, ये आ गया डीएफएम। तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन पहले समझ लो, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना सीख लो पहले। मैं तुमसे कहूँ कि मान लो तो ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे कहें ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ऐसे क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस का मतलब इनवर्ट, और अगर हम बगल में इसके मैग्नेटिक फील्ड लिख दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, माइनस के कैप, और इसमें कोई वायर ऐसे रखा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई। हमें इस डीएल लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है। तो बहुत अच्छे से, बहुत आसान, एफ बी आई, मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, और अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये आएगा डीएफएम। लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब आओ, अगर हम कहते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ऐसे ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, मान लो ये, मान लो बी नॉट प्लस के कैप, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखना भाई, मैं आपसे कहूं
कि ऐसे बताओ कोई वायर है मान लो, और इसमें करंट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे, और ये डीएल है। हमने कहा था इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताइए, तो बहुत बढ़िया समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये जो 4 फिंगर था ये किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तुमको सर बाहर है, आप अंदर कर रहे हैं, मैं अंदर मान के करूंगा हमेशा। और अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो जो डायरेक्शन मेरी निकलेगी अंदर मान के उसका रिवर्स कर देंगे। बहुत बढ़िया समझिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर माना है, बाहर तो जो डायरेक्शन आएगी उसका उल्टा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडिल फिंगर करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा था इधर, लेकिन इसके उल्टा इधर आएगा मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, DFM। बढ़िया समझ लीजिए, हमने इनवर्ट मान के करा और जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की आई उसे रिवर्स कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट माना, करंट ये है तो अंगूठा देखो इधर जा रहा था नीचे इधर, तो इसको उल्टा होगा मैग्नेटिक फोर्स। आई थिंक क्लियर। तो हमेशा आप इनवर्ट मान के ही करिए डायरेक्शन, और उसके अपोजिट कर दीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। और एक बात ये भी समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उस लेंथ पे लगता है जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी उस लेंथ पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि IDL क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड है, तो DL और B जहाँ पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे वहाँ कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा। अब देखो बेटा, हम इतना सीख गए हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उस लेंथ पे लगता है जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, उस लेंथ पे लगेगा जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं। एक हम जनरल रिजल्ट करना चाह रहे हैं। कोई मान लीजिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ B0 माइनस K कैप। ये मान लो XY प्लेन है, और जो वायर है वो 3D में है। वायर कैसा है? 3D में। तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है। और जो वायर है वो 3D में है, यहाँ से हवा में है, यानी इसका ये वाला पॉइंट x1, y1, z1, और ये वायर ऐसे आया, कोई रैंडम शेप का वायर है, यहाँ पे खत्म हो गया। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो हम बोर्ड पे तो ऐसे दिखाएंगे कि मान लो ये कोई वायर है और ये कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ये कोई पॉइंट है मान लो B पॉइंट, और ये पॉइंट है A पॉइंट, और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे। तो ये वायर 3D में है। हमसे कहा जा रहा है इस वायर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालो। अब तुम कहोगे सर इतने बड़े वाले वायर पर हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा ही नहीं है। हमारे पास तो बेसिक लॉ है IDL क्रॉस B, यानी DL लेंथ पे हम मैग्नेटिक फोर्स निकालना जानते हैं, इतने बड़ी लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना हमें नहीं आता। तो बताओ DL लेंथ, हम क्या करेंगे, हम एक DL लेंथ पे फोर्स निकालेंगे और फिर कहेंगे हर DL पे मैग्नेटिक फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो सवाल लिखिए, गिवन क्वेश्चन लिखिए, गिवन ए वायर इन 3D, गिवन ए वायर इन 3D हैविंग करंट I
हैविंग करंट आई kept in external magnetic field B naught minus k cap find net magnetic force on wire for its length A to B कह रहे हैं हमें इस वायर पर जिसकी लेंथ ए से बी तक दिखाई गई है, इस पे हमें मैग्नेटिक फोर्स दिखाना है। क्या दिखाना है? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो बहुत बढ़िया समझो, ये वायर यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे गया हवा में, 3D में गया, और हमको इस पे दिखाना है मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत बढ़िया समझना। बताओ हम क्या करें। हमने एक वायर का इसका DL सेगमेंट ले लिया, ये मान लो ये DL सेगमेंट है, ये DL सेगमेंट, और बताओ ये DL सेगमेंट 3D में हमने ले लिया DL वेक्टर बराबर dx I कैप dy j कैप और dz k कैप, ये हमने ले लिया DL वेक्टर 3D में, जिसमें x कंपोनेंट है dx, y कंपोनेंट है dy और z कंपोनेंट है dz। अब आओ जरा, तो इस DL पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा DFM, वो होगा I DL क्रॉस B, I DL क्रॉस B। तो ये देखो DFM बराबर I DL वेक्टर, तो ये हो गया देखो dx I कैप dy j कैप और dz k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B नॉट k कैप माइनस का, ये आ गया हमारा आइडियल क्रॉस B। जरा इसको ओपन करो, तो DFM ये डिफरेंशियल फोर्स आ रहा है I क्रॉस K, I क्रॉस माइनस K, ध्यान देना, ये हमारा I कैप, ये J कैप और ये K कैप। तो K क्रॉस I प्लस J होता है, I क्रॉस K माइनस J होता है, तो I क्रॉस माइनस K प्लस J, तो dx प्लस J कैप। इधर आओ, J क्रॉस K प्लस I होता है, तो J क्रॉस माइनस K माइनस I, और ये dy I कैप माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे बाहर में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये I B नॉट हमने बाहर कर दिया और इनका कर दिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, तो J क्रॉस K प्लस I, तो J क्रॉस माइनस K माइनस I, और K क्रॉस K 0। अब बताओ, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे DFM को इंटीग्रेट कर लो। I B नॉट इज कॉन्स्टेंट, इधर देखना इंटीग्रल ऑफ dx j कैप, लिमिट बताओ x1 से x2 तक, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ dy y1 से y2 तक, y1 से y2 तक। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स I B नॉट ये हो रहा है x2 माइनस x1 I कैप माइनस y2 माइनस y1 j कैप। ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ओनली, तो ये देखो बना I B नॉट रूट के अंदर ये लेंथ यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ध्यान देखना, इस लेंथ को मैं लिखने जा रहा हूं, इस लेंथ को मैंने बोल दिया L इफेक्टिव, तो ये बन गया I B नॉट इंटू L इफेक्टिव। और ये जो L इफेक्टिव है, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड है Z के लॉन्ग और इसमें X और Y आ रहा है, तो ये वो लेंथ जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि अगर कोई वायर किसी भी शेप का है, वायर किसी भी आकार का है, किसी भी शेप का है,
तो उस वायर पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे बोल रहे हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। लेकिन ये ख्याल रही इफेक्टिव डिस्टेंस हमको जो लेना है वो लेना है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी एक बात तय हो गई कि अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल से फाइनल के बीच का इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होगी जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि बताओ फोर्स उसी लेंथ पे लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंथ होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग है तो लेंथ हमें चाहिए एक्स वाई प्लेन में, तो ये लेंथ बताओ एल इफेक्टिव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये जेड के लॉन्ग तो ये इन एक्स वाई प्लेन होगी, राइट। नोट करिए, तो नोट लगा के लिखिए एक लाइन, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नोट में लिखिए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, force acting on a current carrying wire, force acting on a current carrying wire does not depend on shape of the wire, does not depend on shape of the wire। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर does not depend on shape of the wire, does not depend on shape of the wire। क्लियर? अब समझो, अगर मैग्नेटिक फोर्स वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और बताओ किस पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिस्टेंस, और ब्रैकेट में लिख लो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिस्टेंस, ब्रैकेट में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन ये ख्याल रहे ये बात केवल कब हो रही है? जब वो वायर कैसे फील्ड में रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तब की बात हो रही है। अगर कोई वायर किसी भी शेप का है और उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस वायर पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस पर, राइट। तो ज़रा समझेंगे, मान लो आपसे कहें कि हम किसी क्लोज्ड लूप है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है, मान लो हम कहते हैं, ऐसे समझिए ये एक्स वाई प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और ये हमारा एक क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में ये क्लोज लूप, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये ए पॉइंट, और यही हमारा बेटा बी पॉइंट भी अब यहीं पे आ गया, सेम पॉइंट हो गया ए और बी। चलो बी पॉइंट जो x2 y2 है, बताओ x1 बराबर x2 है अब, और y1 बराबर y2 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा सेम है।
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बताओ बराबर है। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बराबर है तो बताओ एल इफेक्टिव डिस्टेंस, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड के लॉन्ग है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस होती थी रूट के अंदर एक्स वाई प्लेन में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। लेकिन बताओ x1 बराबर x2, y1 बराबर y2, तो ये क्या आएगा 0, ये आ गया एल इफेक्टिव। तो इफेक्टिव डिस्टेंस बताइए यहाँ पर क्या होने जा रहा है 0। इफेक्टिव डिस्टेंस बताइए 0 हो रहा, ठीक है। और इफेक्टिव डिस्टेंस अगर 0 है तो बताओ इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आपने अभी भी पढ़ा है आई V0 एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव अगर 0 है तो ये फोर्स भी 0 है। यहाँ नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखिए। तो एक बात और तय हो गई कि अगर कोई क्लोज लूप है जिसमें करंट, ये देखो करंट, ये करंट पूरे में देखो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज यूनिडायरेक्शनल करंट। ये नहीं होगा कि आधे में क्लॉक आधे में एंटी क्लॉक, ये नहीं, यूनिडायरेक्शनल करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म, और लूप कैसा क्लोज्ड। तीन बातें होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, यूनिडायरेक्शनल करंट हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ जाओ उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो नोट लगा के रखें, इफ ए क्लोज लूप having unidirectional current is kept in uniform magnetic field, then always net magnetic force on the loop will be 0. Then always net magnetic force on the loop will be 0. Then always net magnetic force on the loop will be 0. Right? अब बताना जरा। तो हम इतना समझ गए कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वायर रखा है तो उस वायर पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल डिपेंड करता है इफेक्टिव डिस्टेंस। और इफेक्टिव डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। और अगर कोई क्लोज लूप है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा 0। राइट। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इस लॉ का, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।